नमस्कार दोस्तों। हम कई बार एक गांव से दूसरे गांव, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए नेशनल हाईवेज का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार इन जर्नी के वक्त हम ये भी कमेंट करते हैं, यार ये रोड अच्छा नहीं है, वो रोड नेशनल हाईवे ज़्यादा बेहतर है, या इसमें ये प्रॉब्लम है, या ये ऐसे तरह से होना चाहिए था, वहाँ से क्यों नहीं है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक नेशनल हाईवे बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है? हमें तो पता है कि एक रोड कॉन्ट्रैक्टर आता है, साइट पे काम करता है, बट उसके पहले काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है कि ये रोड यहीं पे क्यों बनना है, ये ऐसा ही क्यों बनना है, कितने लेन का बनना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सिंपल वे में समझाऊंगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक ये पूरी प्रोसेस क्या होती है एक नेशनल हाईवे बनने की। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ऑलरेडी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस नेशनल हाईवे पे काम कर रहे हैं इसके पहले क्या प्रोसेस हो चुकी है, सो दैट कभी भी एक कॉन्ट्रैक्टर जब साइट पे जाता है तो उसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसके प्रीवियस डेटा में होता है। अगर आप एक नए कॉन्ट्रैक्टर है जो नया काम करना चाहते हैं हाईवे इंडस्ट्री में, तो आप भी इस प्रोसेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे कि पूरी प्रोसेस क्या है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कौन सी लेवल पे या कौन से चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है जिसमें आप अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस कि स्टार्ट से लेके एंड तक एक नेशनल हाईवे बनने के लिए क्या होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ से भी ये नेशनल हाईवे बनाना चाहती है उसका एक ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्वे करती है, जिसके कारण उन्हें पता चलता है कि व्हाट विल बी द स्टार्ट पॉइंट एंड व्हाट विल बी द एंड पॉइंट। सबसे पहले ये फाइनल होता है कि स्टार्ट पॉइंट क्या होगा और एंड पॉइंट क्या होगा। वंस ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फाइनल हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक सर्वे कंडक्ट किया जाता है थ्रू वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट। ये ट्रैफिक सर्वे में इन्हें ये पता चलता है कि इस रोड पे कौन से टाइप के कितने व्हीकल्स दिन में ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण वो डिसाइड कर पाते हैं कि इधर कितने लेन का रोड बनना चाहिए। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड है और वहाँ पे वाइडनिंग होगी टू मीट द फ्यूचर ट्रैफिक, अदरवाइज वहाँ पे रोड ही नहीं है या हाईवे ही नहीं है और वहाँ पे नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा। तो दोनों ही केस में ट्रैफिक सर्वे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रैफिक सर्वे से डिसाइड किया जाता है कि एग्जैक्टली कितने लेन का रास्ता यहाँ पे बनेगा। उसके बाद वंस द बेसिक प्रपोजल इज फाइनलाइज्ड कि यह ओरिजिन और डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा, कितने लेन की रोड होगी या कितने लेन की नेशनल हाईवे होगी या एक्सप्रेस वे होगी, देन इस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है एक डीपीआर कंसल्टेंट। अब ये डीपीआर क्या होता है? ये डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे ये नाम कहता है, इसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ का कैलकुलेशन बोलो या वर्किंग बोलो की जाती है। सो बी इट द अलाइनमेंट, जैसे सबसे पहला डीपीआर में होता है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन से कनेक्ट करने के लिए जो अलाइनमेंट है, इसके मिनिमम 3 ऑप्शंस डीपीआर कंसल्टेंट को बना के देने होते हैं टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। और उन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक जो बहुत ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इकोनॉमिक वाइज या पब्लिक के लिए कन्वीनियंस वाइज, उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। देन उस ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों का डिटेल स्टडी किया जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? तो जैसे एक अलाइनमेंट में आने वाले ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उस अलाइनमेंट पे कोई फॉरेस्ट आता है तो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर वो अलाइनमेंट ग्रीनफील्ड है और अगर वो फार्मर्स की ज़मीन से जाती है तो उन ज़मीनों का लैंड एक्विजिशन कैसे होगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये पूरे अलाइनमेंट में कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, कौन से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्टिंग हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स को नया करने की ज़रूरत है, रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, या कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है बट बनाने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों का काफ़ी डिटेल में वर्किंग किया जाता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है।
डिज़ाइन होने के बाद इसका एस्टिमेशन और कॉस्टिंग निकाली जाती है। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंसेस हो, इसमें ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा या बजट पेमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्टिंग फाइनलाइज की जाती है। स्ट्रक्चर्स हो, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स है, कौन से स्ट्रक्चर्स है, इसमें क्या ट्रीटमेंट होगी, एवरीथिंग इवन अ स्मॉल माइन्यूट डिटेल इज कंसिडर्ड इन दिस डीपीआर। इस प्रोजेक्ट को पूरा टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द फंडिंग अवेलेबिलिटी, मतलब फंडिंग मॉडल कौन सा होगा, या ये ईपीसी होगा, ये हैम होगा, या ये बीओटी होगा, व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऐसे करके एक डीपीआर कंसल्टेंट इस पूरे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। डिपार्टमेंट उस डीपीआर को अच्छी तरीके से वेट करके अगर उसमें कुछ चेंजेस सही है तो वो चेंजेस करवा के लेती है डीपीआर कंसल्टेंट से। फिर once the DPR is finalized, now that project is ready to be tendered for a contractor। मतलब अब ये जाके कॉन्ट्रैक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए टेंडर रेडी हो चुका है। डिपेंडिंग बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द डीपीआर, वो कंसर्न डिपार्टमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए टेंडर फ्लैश करती है। इसके बाद जैसे आपको पता ही है ये प्रोसेस कि कॉन्ट्रैक्टर बिड करते हैं एंड जो भी टेक्निकली क्वालिफाइड और फाइनेंशियली लोएस्ट बिडर होता है उसको ये काम अवॉर्ड हो जाता है। अब वंस द कॉन्ट्रैक्टर इज अवॉर्डेड, डिपार्टमेंट ऑल्सो अपॉइंट्स अ सुपरविजन कंसल्टेंट। सुपरविजन कंसल्टेंट में वो कंसल्टेंट जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सुपरवाइज करेगा, स्पेशली फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन द टाइम। नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एनएचएआई। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग वेज होते हैं फॉर सुपरविजन। कुछ डिपार्टमेंट्स अपना सुपरविजन खुद इन हाउस करते हैं, बट जैसे मैं नेशनल हाईवेज की बात कर रहा हूँ, नेशनल हाईवेज में क्योंकि द प्रोजेक्ट लेंथ इज़ वेरी बिग एंड द स्ट्रक्चर्स इसमें जो आने वाले हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डिपार्टमेंट इसके लिए स्पेशलाइज कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं फॉर सुपरवाइजिंग द प्रोजेक्ट, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्वालिटी टाइमली कंप्लीशन। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलली अपॉइंट होती है, जैसे सुपरविजन कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। सो वंस द कॉन्ट्रैक्टर कम्स ऑन द साइट एंड सुपरविजन कंसल्टेंट कम्स ऑन द साइट, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीटेड व्हेन इट रिसीव्स सीओडी। ओके, कंप्लीट होने के बाद इफ द प्रोजेक्ट इज ईपीसी, तो हर एक प्रोजेक्ट को एक मेंटेनेंस पीरियड होता है जिसको डीएलपी कहा जाता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। इस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, ही इज लायबल टू मेंटेन दैट प्रोजेक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो कुछ केसेस में इट इज 5 years, कुछ केसेस में इट इज 10 years, कुछ केसेस में इट इज 50 years, स्पेशली इन द केस ऑफ हैम प्रोजेक्ट्स इट इज 50 years। तो ये 5, 10, 50 years कॉन्ट्रैक्टर को जो भी मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट पे आएगा उसका पूरा मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर को करना है। इस तरीके से ये 10 या 15 साल होने के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है। सो वंस द सीओडी इज रिसीव्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो प्रोजेक्ट या वो रोड या वो नेशनल हाईवे इज नाउ रेडी फॉर यूज फॉर द नॉर्मल पब्लिक। आई होप अब तक आपको ये हाईवे कंस्ट्रक्शन की पूरी प्रोसेस पे क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन पता चली हो तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो से हेल्प हो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो चैनल के थ्रू लाते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई नए टॉपिक पे हम वीडियो बनाए तो प्लीज़ डू लेट अस नो in the comment section. Thank you so much for watching Construct India with Tejas.